नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूसी हमले के 9वें दिन यूक्रेन के आसमान से आग बरसती देखी गई। यहां कीव सहित कई इलाकों में टैंकों के गोलों ने कहर बरपाया। जंग के बीच यूक्रेन के झापोरिझिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर में आग लग गई। खबरों में कहा गया कि इस पर यदि जल्द काबू नहीं पाया तो बड़ा हादसा हो सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा सप्ताह शुरू। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी व यूरोपीय देशों के अहम संगठन उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि छात्र कीव के अस्पताल में भर्ती है। रूसी हमले के 9वें दिन यूक्रेन के आसमान से आग बरसती देखी गई। यहां कीव, खार्किव और लवीव सहित अन्य शहरों में रूसी टैंक गोले बरसाते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि रूस पर लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच रूसियों को भी झुलसाने लगी है। देश में ना तो भुगतान तंत्र काम कर रहा है और ना ही नकदी की निकासी हो पा रही। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में इस युद्ध के चलते आम आदमी वो दहशत में है। यूक्रेन में रूस की क्रूज मिसाइलों ने सरकारी इमारतों और अन्य आबादी वाले हिस्सों में भी हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के मुख्य शहरों में रूसी सेना के घुसने से वहां मानवीय संकट खड़ा हो गया है। लोगों के पास राशन नहीं और खाने पीने के लिए लोग बंकरों से बाहर तक नहीं आ पा रहे हैं। कई शहरों में पलायन करने वाले लोग वहां की दुकानों में लूटपाट कर आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच कीव समेत माइकोलेव, लवीव सहित अन्य शहरों में लोगों से नजदीकी शिविरों में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ रूसी मुद्रा रूबल विदेशी मुद्रा में नहीं बदल पा रही है। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के चलते यहां नकदी निकासी प्रभावित हो गई है। एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और कई बैंकों के कार्ड को एटीएम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एप्पल द्वारा रूस में उत्पाद बिक्री रोक दी गई है। एप्पल पे के यहां काम न करने के कारण बसों, कैफे और जरूरी जगहों पर भुगतान रुक गया है। सुपरमार्केट में भी प्रति व्यक्ति सामान खरीद की मात्रा सीमित कर दी गई है। विदेशी कंपनियों के रूस में कारोबार बंद करने से कई लोग सड़कों पर आ गए हैं। जंग के बीच यूक्रेन के झापोरिझिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर में आग लग गई। खबरों का कहना है कि इस पर यदि जल्द काबू नहीं पाया गया तो चेरनोबिल हादसे से 10 गुना बड़ा हादसा हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख के सलाहकार ने इस आग का वीडियो वो ट्वीट करके चेताया है। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर यूक्रेन में झापोरिझिया प्रांत में शहर में स्थित है और यहां पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारी का दावा है कि रूसी हमले के बाद परमाणु ऊर्जा केंद्र से धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं। इस जंग में फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन पर हमले के वक्त से ही यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस के निशाने पर है। खबरों में कहा गया है कि इस संयंत्र से धुएं के गुब्बार उठते साफ दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने आग लगने के बाद रूसी सैनिकों से इस संयंत्र पर हमला बंद करने को कहा है। कुलेबा ने ट्वीट किया है कि अगर यह उड़ा तो यह चेरनोबिल हादसे से 10 गुना बड़ा धमाका यहां पर होगा। रूसियों को तुरंत इस पर हमले रोकने चाहिए। रूसी फौजियों ने यूक्रेन के रोहातर शहर पर बमबारी की है और इसकी चपेट में संयंत्र भी आ गया। इस संयंत्र में 6 परमाणु रिएक्टर हैं। ये पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। खबरों में कहा गया है कि रूसी सेना इस इलाके में मोर्टार और आरपीजी से हमला कर रही है। परमाणु बिजली घर के कुछ हिस्सों में फिलहाल आग लगी हुई है। रूसी फौजियों ने अग्निशमन दल के कर्मचारियों पर भी गोलीबारी की है। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है और रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आधिकारिक तौर पर इसे युद्ध नहीं कहा है, बल्कि अपने आक्रमण को यूक्रेन का असैन्यीकरण और अनाजीकरण बताया है। उन्होंने यूक्रेन के नेतृत्व पर नवनाजी और ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगाते हुए वहां की सेना से अपील की है कि अगर वे यूक्रेन में शांति चाहते हैं तो वे अपने देश के मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकें। वास्तव में उनकी चिंता यूक्रेन के पश्चिम की ओर झुकाव को लेकर है। पश्चिमी जनता
का मानना है कि आधिकारिक रूप से युद्ध में वो शामिल नहीं है, लेकिन युद्ध नाटो की विस्तार नीतियों पर ही हो रहा है, जिसमें यूक्रेन बलि का बकरा बन रहा है। दूसरा हफ्ता चलने के बावजूद युद्ध के खत्म होने के आसार जो हैं वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। रूसी सैनिकों की गति शुरू में तेज थी, लेकिन जैसे जैसे वे प्रमुख शहरों में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी गति भी धीमी होती जा रही है। वे सड़क पर लड़ाई करने से बच रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के नागरिकों और सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे सुलह वार्ता में भी देरी हो सकती है। यूक्रेन उन शहरों में रूसी सैनिकों को रोक रहा है जहां स्थानीय सैनिक लाभ की स्थिति में, हालांकि शहरों पर कब्जा करने और यूक्रेन को वार्ता के लिए बाध्य करने के लिए तोप और मिसाइल हमले जो है फिलहाल पहले से अब बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी व यूरोपीय देशों के अहम संगठन उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की शुक्रवार को अहम बैठक होगी और अब नाटो ने यूक्रेन का सैन्य सहयोग नहीं किया है और ऐसे में इस बैठक पर सभी की नजर रहेंगी कि वह यूक्रेन को लेकर क्या फैसला करता है। अब तक नाटो के सदस्य देश में जंग में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से दूर रहे हैं और इसकी वजह शायद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जंग की शुरुआत में धमकी हो सकती है। जो भी तीसरा देश या संगठन इस जंग के बीच आएगा उसे इतिहास का सबसे बुरा अंजाम भोगना पड़ेगा। नाटो का कहना है कि यूक्रेन अब तक उसका सदस्य नहीं बना, इसलिए वह सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि वह यूक्रेन के परोक्ष मदद कर रहा है और उसने रक्षात्मक तैयारियां जो हैं वो भी तेज कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि यदि रूस ने यूक्रेन के अलावा नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला बोला तो विश्व के इस ताकतवर संगठन की फौज रूस का मुकाबला करने को मैदान में कूद सकती है। नाटो का कहना है कि उसने कई आपात योजनाएं तैयार की हैं, इसमें सदस्य देशों की सुरक्षा, जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा शामिल है। नाटो ने अमेरिका के साथ मिलकर कई बड़ी जंग लड़ी है। यूक्रेन द्वारा उसकी सदस्यता लेने के फैसलों से ही रूस जो है वो खफा है और उसने उस पर हमला बोला है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्र कीव के अस्पताल में भर्ती है, जहां गंभीर हालात के बीच वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर मिली है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि हम कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन संकट के बीच अब तक 2 भारतीय छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के बीच बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने करीब 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बनाया है और अब भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में पूरी तरह से वो मदद करेंगे। रूसी सेना की ओर से रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जा रहा है। यूक्रेन ने इन इलाकों में सैनिक और टैंक तैनात किए हैं। कोई जो है फास्टिस ही ऐसा कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी सेना विदेशियों को जाने नहीं दे रही है। रूसी सैनिकों ने बंधकों को रिहा कराया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय दूतावास की ओर से पहले ही कीव छोड़ने की अपील लोगों से की जा चुकी है और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के रास्ते उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूसी हमले के 9वें दिन यूक्रेन के आसमान से आग बरसती देखी गई। यहां कीव सहित कई इलाकों में टैंकों के गोलों ने कहर बरपाया। जंग के बीच यूक्रेन के झापोरिजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर में आग लग गई। खबरों में कहा गया कि इस पर यदि जल्द काबू नहीं पाया तो बड़ा हादसा हो सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा सप्ताह शुरू। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी व यूरोपीय देशों के अहम संगठन उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि छात्र कीव के अस्पताल में भर्ती है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कानून में यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न अधिनियम 2021 को समाप्त करने के लिए मजबूर मध्यस्थता पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि मध्यस्थता की गोपनीयता कंपनियों को लाभान्वित करती है, पीड़ितों को नहीं। जो बाइडेन ने जिस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं वह कंपनियों को यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के दावों से जुड़े मामलों में मध्यस्थता के लिए मजबूर करने से रोकता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कलम को फॉक्स न्यूज की पूर्व होस्ट ग्रेचन कॉल्सर्स को सौंप दिया है, जो बिल की प्रमुख सदस्य में से एक थी। कॉल्सर ने 2016 के यौन उत्पीड़न के मुकदमे के कारण फॉक्स न्यूज के प्रमुख रोजर एलेक्स का करियर ही खत्म हो गया। जो बाइडेन ने कहा कि आधी से 3/4 महिलाएं रिपोर्ट करती हैं कि उन्हें कार्यस्थल पर किसी न किसी रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और अक्सर उन्हें एक आवाज और इसके बारे में कुछ भी करने का उचित मौका देने से इनकार कर दिया जाता है। आज हम एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हैं कि हम सुरक्षा, गरिमा और न्याय के लिए आपके साथ खड़े हैं। एडिंग फोर्ड और जो ऑफ सेक्सुअल असाल्ट एंड सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट कर्मचारियों को यौन दुराचार के दावों को आगे बढ़ाने या मध्यस्थता के बाद माध्यम से अदालत जाने का विकल्प देता है। कंपनियां नियमित रूप से अनुबंधों में जबरन मध्यस्थता खंड डालती हैं, जिसका अर्थ है कि निजी कार्रवाई दावों को हल करने के लिए आयोजित की जाती हैं, अक्सर ऐसी शर्तों के साथ जो निर्णयों की गोपनीयता को बनाए रखती हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत बृहस्पतिवार को वायुसेना सहित 19 उड़ानों के जरिए 3,726 लोगों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत बृहस्पतिवार को भारतीयों को बुखारेस्ट से 8, बुडापेस्ट से 5 और ऐसे ही अन्य जगहों से 3 उड़ानों में लाए गए हैं और ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, हिडन आदि एयरपोर्ट पर उतरी हैं। एडवाइजरी जारी होने के बाद ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नागरिकों को लाने के लिए C-17 सैन्य मालवाहक विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन विमानों का इस्तेमाल हाल में ही तालिबान संकट के दौरान काबुल में फंसे भारतीयों को लाने और कोरोना काल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई में भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के अपने वायु क्षेत्र को बंद करने के कारण भारत उसके पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी और पोलैंड में 24 फरवरी से विशेष उड़ानों के जरिए अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहा है। फंसे भारतीयों की निकासी की व्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में है। इसके तहत हरदीप सिंह पुरी हंगरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया और जनरल वीके सिंह पोलैंड में है। पीएम मोदी इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। अलकायदा की निरंतर उपस्थिति व इस्लामिक स्टेट खोरासन में बढ़ती भर्ती पर गंभीर चिंता जताते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्र में फिर जोर दिया है कि अफगानिस्तान या क्षेत्र में किसी और जगह आतंक को पनपने ना दिया जाए। भारत को जो है परोक्ष इशारा करते हुए पाकिस्तान की तरफ था और अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बुधवार को हुई बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र के सभी देश, खासतौर से मध्य एशियाई देशों के लिए अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित आतंकी संगठनों को अफगानी जमीन पर पनपने नहीं दिया जाए। तालिबान ने खुद वादा किया है कि वह अफगानिस्तान में आतंक को पनाह नहीं देगा। 1267 संकल्प के अंतर्गत आने वाले आतंकियों को क्षेत्र में सक्रिय होने से रोकने की ठोस प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान के लिए गेहूं की 2000 मीट्रिक टन की दूसरी वाया पाकिस्तान खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि 2000 टन गेहूं लेकर काफिला जो है वो अमृतसर के अटारी बॉर्डर से जलालाबाद के लिए रवाना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम 2 दिन और 4 दिन और 5 मार्च को वाराणसी में रहेंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विद्या
विद्यासागर राय ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मार्च को वाराणसी के शहरी क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं अगले दिन 5 मार्च को राजा तालाब के खजूरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। राय ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अभी तक के तैयार खाके के अनुसार प्रधानमंत्री 4 मार्च को वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्र कैंट, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री रोड शो की शुरुआत मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने भी जाएंगे। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने बताया कि अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन प्रधानमंत्री राजा तालाब के खजूरी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काशी की सड़कों पर उतरेंगे। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को प्रचार थमने तक पीएम वाराणसी में ही रहेंगे। काशी में भाजपा के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम का रथ 26 घंटे तक यहां घूमेगा। 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में गौदौलिया से मैदागिन तक रोड शो करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के बाद वे सोनारपुरा होते हुए लंका स्थित मालदीव प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अगले दिन 5 मार्च को पीएम खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 4 मार्च को वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्र कैंट, शहर उत्तरी और शहर दक्षिण में रोड शो करेंगे। वे दोपहर करीब 2 बजे मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे और करीब 3.1 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत शहर के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से होगी और दक्षिण विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त होगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूसी हमले के 9वें दिन यूक्रेन के आसमान से आग बरसती देखी गई। यहां कीव सहित कई इलाकों में टैंकों के गोलों ने कहर बरपाया। जंग के बीच यूक्रेन के झापोरिजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर में आग लग गई। खबरों में कहा गया कि इस पर यदि जल्द काबू नहीं पाया तो बड़ा हादसा हो सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा सप्ताह शुरू। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी व यूरोपीय देशों के अहम संगठन उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि छात्र कीव के अस्पताल में भर्ती है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी चुनाव के आखिरी चरण में प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कृष्णानंद राय की हत्या का जिक्र कर जेल में कैद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल की योगी सरकार में मऊ में किसी की भी दंगा कराने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार फिर बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 10 साल तक दंगा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के नंबर 2 पर नेता गृह मंत्री अमित शाह मऊ में आए। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के क्षेत्र रानीपुर ब्लॉक स्थानीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में वह बाहुबली सदर विधायक मुख्तार अंसारी पर जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने कृष्णानंद राय की हत्या का जिक्र कर जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। लगे हाथ अतीक अहमद व आजम खां का भी हश्र बताया। अमित शाह ने कहा कि 5 साल की योगी सरकार मऊ में किसी की दंगा करने की जो है वहां हिम्मत नहीं हुई। वहीं पूनम सरोज को जिताने के साथ ही फिर बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐतिहासिक सीट जीतकर 300 के पार करने वाली है। उन्होंने मोदी व योगी सरकार में हुए कार्यों को गिनाने के बाद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय को याद करते हुए कहा कि पूर्वांचल की
यही धरती है जहां बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय के हत्यारे खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे। उन्होंने जनता से ही पूछा कि बताओ घूमते थे कि नहीं, तो भीड़ ने जवाब दिया कि वो सभी घूमते थे। प्रदेश सरकार चुनने का 10 फरवरी से शुरू हुए सफर का छठा चरण भी बृहस्पतिवार को संपन्न हो गया। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 55.70% मतदाताओं ने सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही 403 विधानसभा सीटों में 349 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और 7वें चरण और अंतिम चरण में 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। देर शाम तक विधानसभा की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, कई मंत्री व कई पूर्व मंत्रियों के अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे का भाग ईवीएम में कैद हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि खराबी के चलते 68 मशीनों को बदला गया है। इसके अलावा 433 वीवीपैट को भी बदला गया है। वहीं प्रयागराज को हंडिया सीट के एक बूथ पर पुनर्मतदान में करीब 60% वोट पड़े हैं और इस चरण में लगभग 1 लाख मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और अनिवार्य सेवा व मतदान कर्मियों को 51,027 पोस्टल बैलेट के जरिए जो है वो मिले थे और इसमें से 64,611 लोगों ने वोट डाले हैं। यूपी में छठे चरण की वोटिंग के दौरान गुरुवार को बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का जो है अलग ही अंदाज दिखा। 7वें चरण की वोटिंग को लेकर वो काशी पहुंचे और ओपी राजभर ने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की भी अपील की। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी पर उन्होंने खूब तंज कसा। सीएम योगी पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है और सपा जो है वो नोटिस में नहीं है। भाजपा की विदाई होना तय। 10 मार्च को 10 बजे जो है ये सरकार, यहाँ की जनता जो है इस सरकार को बाहर कर देगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी इस चुनाव में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजभर ने रसगढ़ा क्षेत्र में सपरिवार मतदान करने के बाद वहां संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बिहार के भागलपुर में शक्तिशाली धमाके में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और धमाका गुरुवार रात को हुआ। इसकी वजह से 3 मंजिला जो मकान था वो जमींदोज हो गया। आसपास के कई अन्य मकान इसके चक्कर में क्षतिग्रस्त हो गए। पड़ोसियों का कहना है कि इस मकान में बम बनाए जाते थे। यह भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार पटाखे बनाने का कारोबार करता था। इसमें 7 लोगों की मौत होने और कई के घायल होने की भी खबर है। धमाका तातरपुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ। भागलपुर के कलेक्टर सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि धमाके की वजह से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। घटना काज वलीचक इलाके में यतीम खाने के पास हुई है। खबरों में कहा गया कि हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं। जिस मकान में यह धमाका हुआ है वह कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर दूर है। भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार का कहना है कि शुरुआती जांच में बारूद, अवैध पटाखा और देसी बम से धमाके की बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि एफएसएल की टीम की जांच के बाद तय होगा कि धमाका किस वजह से हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना टीके की हर खुराक कीमती है, इसे किसी भी तरह बर्बाद नहीं होने दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होने देने के संबंध में बृहस्पतिवार को राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और इसके लिए टीकाकरण की रोजाना समीक्षा को भी जरूरी बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों पर काफी खुराक एक्सपायर होने वाली है। राज्य सरकार चाहे तो इन केंद्रों से सरकारी केंद्रों पर मौजूद वैक्सीन को बदल सकते हैं ताकि सरकार टीकाकरण केंद्रों पर इसका इस्तेमाल जो है फिर से किया जा सके। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विकासशील ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर एक्सपायर होने वाली खुराकों के संबंध में पत्र लिखा था और उसमें पहले भी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र को निर्देश दिए गए थे कि केंद्र ने सभी राज्यों से यह भी कहा है कि वे निजी टीकाकरण केंद्रों के साथ मिलकर कोविड-19 रोधी वैक्सीन की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करें। सील ने राज्यों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सरकारी अथवा
निजी टीकाकरण केंद्रों में एक भी शीशी बर्बाद ना हो। कोविड-19 रोधी वैक्सीन के आदान प्रदान का प्रावधान कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रूसी हमले के 9वें दिन यूक्रेन के आसमान से आग बरसती देखी गई। यहां कीव सहित कई इलाकों में टैंकों के गोलों ने कहर बरपाया। जंग के बीच यूक्रेन के झापोरिजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर में आग लग गई। खबरों में कहा गया कि इस पर यदि जल्द काबू नहीं पाया तो बड़ा हादसा हो सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा सप्ताह शुरू। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी व यूरोपीय देशों के अहम संगठन उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि छात्र कीव के अस्पताल में भर्ती है।